अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल बीइंग इन्फो टीचर पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी क्लास 6 की मैथ की जो बुक है इसकी चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 6.2 तक अपनी ऑल एक्सरसाइजेस को कंप्लीट किया था, ऑल चैप्टर्स की, और विद रिव्यू एक्सरसाइजेस जो क्लास एक्सरसाइजेस होती हैं उनके साथ। अगर आप लोगों ने इसे प्रीवियस चैप्टर से किसी भी एक्सरसाइज को लर्न करना है तो उनका लिंक मैंने पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन आप कैसे ओपन करेंगे इस टाइम पे, अगर आप मोबाइल फ़ोन से मेरी वीडियो देख रहे हैं या लैपटॉप से देख रहे हैं तो जहाँ पर मेरी वीडियो का टाइटल है उसके बिल्कुल राइट साइड पर छोटा सा एरो बना हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। सी मोर पे क्लिक करेंगे तो पूरी डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज मैंने हर चैप्टर की प्लेलिस्ट वहाँ पर लग दी है। प्लेलिस्ट का मतलब है कि वहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर लास्ट रिव्यू एक्सरसाइजेस तक तमाम एक्सरसाइजेस वहाँ पर गिवन है। ठीक है, आप किसी भी लिंक को ओपन करेंगे तो उस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी और आप इजीली उनको लर्न कर सकते हैं। तो आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.3 का सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख लें कि हमारे पास गिवन है यहाँ पर टॉपिक प्रोपोर्शन। इसका मतलब है कि एक्सरसाइज नंबर 6.3 में हम लोग प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर हम लोग दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं, जैसे कि एक चीज़ की क्या पार्ट है किसी भी चीज़ में, दूसरी वैल्यू का क्या पार्ट है, उनके आपस में जो पार्ट है उनकी वैल्यूज़ का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम प्रोपोर्शन या फिर रेशो को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास आपकी बुक में ये एग्जाम्पल है, आपको यहाँ पर 4 पैक नज़र आ रहे हैं पेन के, 3 जो है आपको ब्लू पेन नज़र आ रहे हैं, एक जो है वो आपको रेड पेन नज़र आ रहा है। ठीक है, टोटल 4 पैक है, हर पैक के अंदर एक रेड पेन है और 3 ब्लू पेन्स हैं। ठीक है, अगर हम उनका रेशो देखना चाहें सिर्फ इस पैक का तो हम कह सकते हैं 1:3, यानी कि 1 जो रेड क्वांटिटी है, रेशो 3 का मतलब है कि ये वाली क्वांटिटी जो ब्लू पेन्स को शो कर रही है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जैसे कि फ्रैक्शन में लिखते थे 1/4, 1/2, उसी को हम लोग यहाँ पर रेशो की फॉर्म में भी जो है वो डिफाइन करेंगे और उसके रेशो को यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे। प्रोपोर्शन रेशो की ही एक आगे फर्दर लेटेस्ट फॉर्म है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स रेशो जो है वो प्रोपोर्शन रेशो की ही लेटेस्ट फॉर्म है। तो अगर हम पेज नंबर 82 पे मूव करें तो यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स गिवन है। ठीक है, 2, 3, 6 एंड 9 आर कॉल्ड द टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन। इनके जो प्रोपोर्शन की वैल्यूज होती हैं उनको हम टर्म्स बोलते हैं। अब अगर हम इनको रेशो में पुट करें तो 2:3 और यहाँ पर हम डबल रेशो यूज़ करेंगे, इसका मतलब होगा ये इक्वल का साइन होगा। 2:3 इक्वल्स टू 6:9। ठीक है, तो दरमियान में डबल रेशो है, ये इक्वल्स को शो करती है। तो हम यहाँ पर ये बताएंगे कि जो बिल्कुल प्रोपोर्शन की पहली और लास्ट जो वैल्यू होती है, जो आपको पर्पल कलर से हाईलाइटेड है, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक है, ये एक्सट्रीम्स वैल्यूज होती हैं और जो प्रोपोर्शन की मिडल की दो वैल्यूज होती है, इनके एक इस पार्ट की वैल्यू होगी और एक इस पार्ट की वैल्यू होगी, दरमियान में इनके इक्वल का साइन है या फिर डबल रेशो है। तो इसको हम बोलते हैं 3 एंड 6, जो कि आपको यहाँ पर येलो या फिर ऑरेंज कलर में नजर आ रहा है, आर कॉल्ड मीन्स। ठीक है, साइड वाली 2 वैल्यूज को हम एक्सट्रीम करते हैं और प्रोपोर्शन की मिडल वाली 2 वैल्यूज को हम बोलते हैं मीन्स। ठीक है, इनके लिए आपको याद रखना ज़रूरी है। आगे जाके हम क्या करते हैं, इनको यहाँ पर हाईलाइट करते हैं, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि दो साइड वाली वैल्यू को प्रोडक्ट करते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन दो अंदर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। चूंकि मैंने आपको बताया है कि ये डबल रेशो या फिर हम इसको इक्वल्स भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। 2 9 18, 3 6 18। तो हम नीचे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हम इक्वल लिख देंगे, अगर इक्वल ना आए तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगा के उसके ऊपर लाइन लगा देंगे। इसका मतलब होगा ये दो वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है, इन केस अगर मल्टीप्लाई करने पर वो इक्वल ना आए तो। ठीक है, अब नीचे फर्दर आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता रहे हैं कि हम लोग एक्सट्रीम्स और मीन्स को कैसे लिख सकते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट वाली लाइन और फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को आपस में एक कर देना है और मिडल वाली दो वैल्यूज को आपस में कर देना है, दोनों को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक साइड पे, इक्वल्स का साइन, ये डबल रेशो इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा और मिडल वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है राइट साइड पे। मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो हम इक्वल लिख देंगे, ना आए जैसे यहाँ पर देखें ना आए तो हम लिख देंगे नॉट इक्वल। ठीक है, बाकी लिखने का मैथड जो है वो सेम है। और इस केस में हम लिख देंगे हेंस आर इन प्रोपोर्शन, कि आपस में प्रोपोर्शनल हैं, और अगर इक्वल नहीं है तो वहाँ पे कहेंगे नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, डिपेंड करता है कि हमारे पास वैल्यूज इक्वल आती हैं या नहीं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। जब हम लोग डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट वाले, वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन को यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 के। उसके बाद जब हम स्टेटमेंट के क्वेश्चन में आएंगे उससे पहले हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 पार्ट्स गिवन है जो कि आपको नजर आ रहा है प्रोपोर्शन की फॉर्म में हमें गिवन है। फर्स्ट वैल्यू है रेशो, सेकंड वैल्यू डबल रेशो, थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू, यानी कि एक्सट्रीम और मीन्स का जो हमने अभी मैथड अंडरस्टैंड किया है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल्स में हमें चारों की चारों वैल्यूज़ गिवन थी, हम इजीली उनको मल्टीप्लाई करके फाइंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 वैल्यूज़ गिवन है और एक हमें यहाँ पर वेरिएबल गिवन है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। बहुत ईजी है, इसको स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको उसके मैथड समझाती हूँ। तो स्टूडेंट हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 7:m डबल रेशो 21:40। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग उसको मीन्स और एक्सट्रीम वाला मेथड यूज़ करने वाले हैं। मीन्स और एक्सट्रीम, यानी कि जो हमारे पास दो साइड की वैल्यूज़ हैं इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, यानी कि ये वाली टॉप और ये वाला टॉप। ठीक है, इनको आपस में कनेक्ट कर लेंगे और अंदर की मिड की जो 2 वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास होती हैं मीन्स। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। किस तरह से, यानी कि अब 7 और 40 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस साइड पे, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 40 इक्वल्स टू डबल रेशो इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाय 21, इस तरह से। ठीक है, अब चूंकि ये दो तो नंबर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन ये वेरिएबल है और ये नंबर है तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो उसका भी सोल्यूशन हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 7 0 0, 7 4 28 इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय 21। अच्छा, अब हम लोगों ने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m के साथ जो मल्टीप्लाई 21 है इसको हम लोगों ने यहाँ से स्प्लिट करना है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने हटाना है, तो 21 को हमने मूव करना है लेफ्ट साइड पे ताकि नंबर्स आपस में नंबर्स के साथ सॉल्व हो जाए, और m को हम यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 21 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के लेफ्ट साइड पे मूव होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट साइन इंप्लीमेंट होगा। तो अगर 21 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड इक्वल्स टू m अपनी प्लेस पर यहाँ पर आ जाएगा और ये आ जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 21। अब चूंकि ये फ्रैक्शन है हमारे पास, हम स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर नीचे की कटिंग तो नहीं हो रही है किसी टेबल पे, तो अगर हम देखें तो ये दोनों जो हैं वो 7 के टेबल पे आते हैं। 7 3 are 21, 7 4 are 28 और इस 0 को ऊपर मूव करके ले जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो 3 के टेबल पे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट 7 के टेबल पे भी कर सकते हैं। अब हमारे पास आ गया ऊपर से 40/3 इक्वल्स टू m। अब जो है 40 और 3 जो है इसकी मजीद कटिंग नहीं हो सकती है, तो इसके साथ ही हम यहाँ लिख देंगे आंसर कि हमारे पास m की वैल्यू आ गई है 40/3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मीन्स और एक्सट्रीम वाले मेथड को यूज़ करते हुए अपने इस रेशो का आंसर फाइंड कर लेंगे। देन स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है जिसमें हमें गिवन है 1:11 इक्वल्स टू m रेशो 121। ठीक है, हमें क्वेश्चन गिवन था, हम लोगों ने यहाँ पर इसको नीचे रिपीट किया, दोबारा से हम लोगों ने एक्सट्रीम के पॉइंटर्स को हाईलाइट किया, यहाँ पर ऊपर लास्ट फर्स्ट और लास्ट वैल्यू कनेक्ट किया और मिडल वाली 2 वैल्यूज़ को आपस में कनेक्ट किया। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, जो ये शुरू की और लास्ट की वैल्यू है, और दरमियान वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला अपना लिखना है जो कि मैथड है इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का, आपने इसके स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये जो डबल रेशो है ये इक्वल्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 121 से और 11 को मल्टीप्लाई करना है m से। ठीक हो गया, 121 1 ज़ा 121 और 11 को हमने 11 मल्टीप्लाई बाय m हमने एज इट इज़ लिखते हैं क्योंकि एक वेरिएबल है और एक नंबर है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अब चूंकि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ से 11 को हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। 11 चूंकि m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम लोग डिवाइड करने वाले नंबर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 121 डिवाइडेड बाय 11।
ठीक है। 21 121 अपनी जगह पे रहेगा और 11 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब 11 के टेबल में 121 आता है, हम उसको सिंपल कटिंग कर लेंगे। 11 1 ज़ा 11, यहाँ पर भी 11 1 ज़ा 11, 12 था तो 1 इसको कैरी दे देंगे, ये भी 11 बन गया। 11 1 ज़ा 11, ठीक है। कटिंग करने पे हमारे पास बच गया 11। तो नीचे हम अपना आंसर लिख सकते हैं कि m इक्वल्स टू 11, ठीक है। कि यहाँ से जो हमने m की वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली और वो हमारे पास आ गई है 11। देन अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है जिसमें हमें नंबर्स गिवन है 4:9, डबल रेशो 16:m, ठीक है। हम लोगों ने एक्सट्रीम और मीन्स की वैल्यूज़ को हाईलाइट किया, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू कनेक्ट किया और मिडल की 2 वैल्यूज़ को हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ लिखा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब है फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब है कि मिडल वाली 2 वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब इस केस में क्या हुआ कि जो m की वैल्यू हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ गई है, जो तो सिंपल नंबर्स हैं वो हमारे पास आ गए राइट साइड पे। हमने 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 144 और यहाँ पर आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय m। अब 4 को हमने राइट साइड पे मूव करना है, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 144 के साथ। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 इसको कैरी दें 4 3 ज़ा हमारे पास 12 हो जाएगा और 2 कैरी हम इसको देंगे 24 बन जाएगा। तो 4 6 ज़ा 24, ठीक है। तो यहाँ पर कटिंग करने के बाद हमारे पास बच गया 36। तो हम नीचे लिख देंगे m इक्वल्स टू 36, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स में हमने m की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पर मैथड फॉलो करते हुए m की वैल्यूज़ हमने यहाँ पर तीनों क्वेश्चन में फाइंड कर ली। तो और पार्ट नंबर 3 के जो m की वैल्यू वो हमारे पास आ गई 36। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम स्टेटमेंट के क्वेश्चंस रीड करेंगे तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन को लाजमी रीड करेंगे, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम वो वाले स्टेटमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। एक हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और एक हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट जो प्रोपोर्शन है वो सेम वैसे ही होगा जैसे कि अभी हम लोगों ने एक्सट्रीम वाले और मीन्स वाले मेथड से किया है, लेकिन जो इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा उसमें हमारे पास थोड़ा सा मेथड जो है वो डिफरेंट होगा। किस तरह से डिफरेंट होगा, जैसे कि आपके पास पेज नंबर 85 में इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल गिवन है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक एरो ऊपर जा रहा है जो कि डेज और मैंस का, और एक एरो नीचे डाउन आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास होगा इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसमें एक वैल्यू ऊपर जा रही होगी उसके कंपैरिजन में जो दूसरी वैल्यू होगी वो नीचे आ रही होगी। इसी तरह से हमारे पास पेज नंबर 84 पे एक सॉल्व हुई हुई एग्जांपल जिसमें दोनों एरो आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इनकी वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर एक वैल्यू कम हो रही होगी एक ज़्यादा हो रही होगी तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। अभी आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि एरो ऊपर जा रहे हैं एरो नीचे आ रहा है, ऐसा क्या मतलब है। जब अब हम डिस्क्रिप्शन के क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी कि यह वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया ना m की वैल्यू फाइंड की है, इसी तरह से हर क्वेश्चन में हमें 3 वैल्यूज़ गिवन होंगी और एक वैल्यू मिसिंग होगी जिसको हम x y z कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों ने अपने एरोज़ की मूवमेंट को देखना होगा कि क्या वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही हैं तो एरो ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, वैल्यू कम हो रही होंगी तो एरो नीचे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने इन 3 वैल्यूज़ की हेल्प से जो चौथी वैल्यू हमें नहीं पता होगी, अननोन होगी, इसको हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को रीड करते हैं और वहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज़ कर रहे हैं या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम एरो यूज़ करेंगे ना, पुट करेंगे, आप फ़ौरन जज कर सकेंगे कि अगर दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर एक एरो अपवर्ड जा रहा है अपवर्ड की तरफ और एक नीचे डाउनवर्ड आ रहा है तो ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, अ वर्कर अर्न ₹560 इन 4 डेज। वर्कर जो है वो अर्न करता है 560 रुपीज़ 4 डेज में, यानी कि हमें रुपीज़ और डेज की बात बताई जा रही है। हाउ मच विल ही अर्न, वो कितना अर्न करेगा, कमाएगा इन 14 डेज में। अगर एक वर्कर 4 दिन में 560 रुपीज़ अर्न करता है तो वो 14 डेज में कितने रुपीज़ अर्न करेगा। अब देखें डेज बढ़ गए हैं तो जारी बात है उसकी इनकम भी बढ़ गई होगी। अगर वो 4 डेज़ में इतनी इनकम कर रहा है तो जब तक 14 डेज़ होंगे तो उसके डे के हिसाब से तो इनकम आगे बढ़ रही होगी, तो 14 डेज़ तक उसके पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। तो इसका मतलब है
कि अगर डेज इंक्रीज़ हो रहे हैं, पहले 4 थे बाद में 14 हो गए हैं, तो इनकम भी, अर्निंग जो उसकी है वो भी बढ़ गई होगी। अगर अभी तक 4 डेज़ तक उसने 560 रुपीज़ अर्न किए, तो आफ्टर 14 डेज़ उसके पास ज़्यादा अमाउंट हो चुकी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है अर्निंग्स भी बढ़ रही हैं डेज़ के साथ ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम अर्निंग्स भी लिख सकते हैं और रुपीज़ में वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं कि उसकी अर्निंग जो रुपीज़ में है वो भी इंक्रीज़ होगी और डेज़ भी चूँकि इंक्रीज़ हो चुके हैं। देखिए हमें 1 2 3 वैल्यूज़ गिवन है और हम लोगों ने अर्निंग जो कि 4th वैल्यू उसको फाइंड करना है। तो दोनों वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, तो ये हमारे पास कौन सा प्रोपोर्शन है? ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब आप इजीली जज कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट रीड करके हमने ये फाइंड कर लिया। अब जब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आपके मजीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन स्टार्ट किया। उस ऊपर हमने लिखा अर्न रुपीज़ में, क्योंकि उसकी अर्निंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखा और यहाँ पर डेज लिखा। इन दो वैल्यूज़ की चीज़ों की हमें वैल्यू गिवन है। हम लिखा कि उसने अर्न किया है 560 कितने डेज में? 4 डेज में। और उसके बाद हम लोगों ने फाइंड करना है कि 14 डेज में उस वर्कर की क्या अर्निंग हुई होगी। तो यहाँ पर हमें 14 डेज़ के नीचे 14 लिख दिया, हमें गिवन था, लेकिन कितनी अर्निंग हुई होगी ये हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने एक्स लिख दिया। आप एक्स वाई जी ए बी सी कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एरो लगाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो हमने ये देखा कि अगर डेज इंक्रीज हो रहे हैं, 14 डेज बन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनकम भी इंक्रीज होगी, कम तो नहीं होगी। अगर 4 डेज तक उस वर्कर ने इतना अर्न किया है तो आफ्टर 14 डेज वो मज़ीद और ज़्यादा पैसे अर्न कर लेगा। तो इसका मतलब है कि अर्निंग जो है वो हमारे पास ज़्यादा आएगी। तो अब जो एरो है वो हमारे पास ऊपर की तरफ मूव करेंगे, दोनों एरो। तो इसका मतलब है ये हमारे पास कौन सी प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, ऊपर की तरफ मतलब है कि वैल्यू बढ़ेगी, अगर वैल्यू कम होती तो हम एरो का फेस जो है वो नीचे की तरफ करते। ठीक है, आपको बात समझ आ गई है? अब हम इसको एक और तरह से भी लिख सकते हैं, रेशो की फॉर्म में एक्स, क्योंकि आप लोगों ने याद रखना है वैल्यूज लिखनी कैसे है। जहां पर हमारे एरो की टेल होगी, इसकी दुम होगी, वो वैल्यू पहले आएगी। एक्स रेशो 560 ये वाली वैल्यू पहले आएगी, उसके बाद सेकेंड नंबर पे ये वैल्यू आएगी। इन दोनों को लिखने के बाद डबल रेशो 14, क्योंकि अब हमारे जो एरो की टेल है वो 14 पे है, तो 14 रेशो 4, पहले 14 आएगा और उसके बाद ये वाली 4 वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, एक्स डिवाइडेड बाय 560। फ्रैक्शन का मतलब है डिवीजन, ये जो रेशो है। डबल रेशो का मतलब है इक्वल 14 फ्रैक्शन 4, रेशो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रैक्शन में। ठीक है, हमने दोबारा इसको रेशो की फॉर्म में लिखा, जिस तरह कि हमें अभी अपना सोल्यूशन सीखा है एक्सट्रीम और मीन्स के मेथड से। हम लोगों ने वैल्यू को लिखा रेशो की फॉर्म में, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू कनेक्ट किया और मिडिल की 2 वैल्यूज को कनेक्ट किया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स राइट साइड पे। इनके बाहर वाले 2 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेफ्ट साइड पे, अंदर वाली 2 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट राइट साइड पे, और जो डबल रेशियो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल्स में। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर लिख दिया x मल्टीप्लाई बाय 4 और 560 मल्टीप्लाई बाय 14। रफ और कॉलम में हम लोगों ने 560 को 4 से मल्टीप्लाई किया। आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया ताकि आपको उसका सोल्यूशन अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मल्टीप्लाई करके हमें स्टूडेंट्स यहाँ से आंसर मिला 7840। यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। अब चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने 4 को यहाँ से हटाना है, 4x का मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे मूव होके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 7840 डिवाइडेड बाय 4। नंबर बड़ा था, अगर आपको डायरेक्ट कटिंग करनी आती है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग रफ वर्क में इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कि 4 कितने ज़ा हमारे पास 7840 आएगा। मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड कर लिया तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो हमें यहाँ से आंसर मिल गया 1960। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर कटिंग कर दी इसकी और नीचे कटिंग करके आंसर लिख दिया x इज इक्वल टू 1960, जो कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और नीचे हमने लिख दिया अर्न इन 14 डेज इक्वल्स टू ₹1960, यानी कि वो वर्कर 14 डेज में 1960 रुपीज़ अर्न कर लेगा। देखिए ऊपर हम लोगों ने जज किया था कि डेज इंक्रीज हुए हैं तो इनकम भी इंक्रीज हुई होगी, तो नीचे आप आंसर भी देख सकते हैं कि वाकई में उसकी इनकम इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहले जज करेंगे कि हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, किस तरह से वैल्यूज़ को लिखेंगे कि हमें किस टाइप की वैल्यूज़ गिवन है, फिर उसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे, एक्सट्रीम और मीन्स के मेथड पे इनको हम सॉल्व करेंगे, और लास्ट में जो वैल्यू हमें 4th वाली वैल्यू नहीं गिवन होगी उसका आंसर फाइंड कर लेंगे। चूँकि स्टेटमेंट के क्वेश्चन है तो लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट की फॉर्म में उसका आंसर भी मैंशन कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
देन स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कलीम साइकिल 360 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स के। कलीम जो है वो साइकिलिंग करता है 36 किलोमीटर 4 आवर्स में, 4 घंटों में 36 किलोमीटर तक साइकिलिंग करता है, ठीक है। हाउ फार कैन बी गो इन 9 आवर्स, यानी कि कितना ज़्यादा वो और साइकिल कर सकेगा 9 आवर्स में। अब देखें 4 आवर्स थे, अब 9 आवर्स हैं, एक आवर्स हमें गिवन है और किलोमीटर्स गिवन है, ठीक है। तो हम लोगों ने किलोमीटर फाइंड करना है कि अगर वो 4 आवर्स में इतने किलोमीटर तक साइकिलिंग करता है तो 9 आवर्स में कितने किलोमीटर्स तक साइकिलिंग कर लेगा। तो अब हमें ये पता है कि अगर आवर्स इंक्रीज़ हो गए हैं, घंटे उसके बढ़ गए हैं, तो उसके जो किलोमीटर में उसका फासला है, जितनी वो देर तक या जितनी दूर तक वो साइकिलिंग करेगा, वो किलोमीटर में वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। आवर्स बढ़ गए हैं तो किलोमीटर में उसका फासला भी बढ़ जाएगा कि वो इतने किलोमीटर तक आप साइकिलिंग करेगा। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो हमारे पास है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब हमने तो टू वैल्यूज़ कौन सी लिखनी है जिनका हमने कॉलम बनाना है, एक हमने किलोमीटर में वैल्यू लिखनी है और एक हमने आवर्स में लिखनी है, ठीक है। ये दो हम लोगों ने कॉलम्स बनाने हैं कि एक में हमने किलोमीटर की वैल्यू लिखनी है और एक में आवर्स की, और किलोमीटर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट समझ आ गई है, अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। यहाँ पर हमें कहा गया है किलोमीटर में कि आवर्स में बताया गया कि 4 आवर्स में 36 किलोमीटर तक साइकिलिंग कर सकता है या करता है कलीम, और हम लोगों ने ये फाइंड करना है कि 9 आवर्स में कलीम कितने किलोमीटर तक साइकिलिंग कर लेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एरो लगाने यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हम लोगों ने फाइंड करना है कि हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एरो लगानी है, इनडायरेक्ट की लगानी है, ठीक है। डायरेक्ट मीन्स कि क्या इनमें वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं। तो देखो जो दो वैल्यूज हमें गिवन है हम उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। पहले 4 आवर्स गिवन थे कि 4 आवर में इतने किलोमीटर तक साइकिलिंग करता है, और अब ये हमें आवर्स गिवन है 9 जो कि 4 से इंक्रीज हो गए हैं, और अब कितने किलोमीटर तक साइकिलिंग करता होगा, ठीक है। अगर आवर्स बढ़े हैं, घंटे बढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है उसके किलोमीटर में भी वो बड़ा होगा टाइम, ठीक है। ये भी किलोमीटर भी हमारे पास जो है वो बढ़ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि घंटे ज़्यादा हो गए तो अब ज़्यादा किलोमीटर तक साइकिलिंग कर सकेगा कलीम। तो हमने कहा कि आवर जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं तो एरो जो है हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। इसी तरह से अगर आवर्स इंक्रीज़ हुए हैं तो किलोमीटर में साइकिलिंग का टाइम भी इंक्रीज़ हुआ होगा। तो हम लोगों ने इसको भी अप पर अपना एरो लगाना है, ऊपर की तरफ लगाना है। इसका मतलब है कि ये भी इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को एरो अपने समझ आ गया कि हम लोगों ने एरो किस तरह से यहाँ पर लगाने हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर अपना जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमने फाइंड कर लिया, एरोज़ लगा दिए। अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज़ लिखनी है। वैल्यूज़ कैसे लिखनी है, अगर हम यहाँ से शुरू करें लेफ्ट साइड से, तो यहाँ पर एरो की टेल है वो एक्स पहले आ जाएगा, डबल रेशियो सिंगल रेशियो आएगा, उसके बाद 36 आ जाएगा ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ पर हम डबल रेशियो लगाएंगे और उसके बाद 9 जहाँ पर एरो की टेल है वो नंबर, उसके बाद रेशो, देन सेकेंड नंबर, ठीक है। तो ये हमारा ये रेशो की जो लाइन है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के हाईलाइट करने हैं, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू कनेक्ट करना है और मिडल वाली दो वैल्यूज़ को कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स इनको कनेक्ट करने के बाद हम लोगों ने इनको लिखना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू, यानी कि डबल रेशियो जो इक्वल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। एक्स मल्टीप्लाई बाय 4, ये जो ऊपर की दो वैल्यूज हैं, ये फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मीन ये मिडल की टू वैल्यूज, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, और जो अपनी एक्स की वैल्यू है जो हमें अननोन है, यानी कितने किलोमीटर तक जो है वो 9 आवर में साइकिलिंग करेगा कलीम, हमने वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर x तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये वेरिएबल है, ये नंबर है, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। हम लोगों ने 36 को 9 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर रफ वर्क में मैंने आपके लिए 36 को 9 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 324, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी अपने रफ वर्क कॉलम में इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर एक्यूरेट वाला आंसर फाइंड कर लेना है। उसके बाद 324 हो गया। अब हम लोगों ने इस x को सेपरेट करना है, उसके साथ 4 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, और 4 को हम लोगों ने राइट साइड पे मूव करना है, तो ये यहाँ पर आकर राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका भी करंट साइड है मल्टीप्लाई, तो ये राइट साइड में मूव होके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है, आप चाहें तो डायरेक्ट इसी कटिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसको 4 पे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको 4 पे डिवाइड किया, 324 अंदर लिखा, 4 बाहर लिखा, टेबल रीड किया, और ये 481 ज़ा 324 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर कटिंग की कि 4 1 ज़ा 4 एंड 481 ज़ा 324, ठीक हो गया।
उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया x इक्वल टू 81। अब इसका मतलब ये है कि 9 आवर्स में कलीम जो है वो 81 किलोमीटर तक साइकिलिंग करेगा। तो हमने यहाँ पर नीचे अपना आंसर लिख दिया कि कलीम साइकिल्ड इन 9 आवर्स इक्वल्स टू 81 किलोमीटर। ठीक है, ये बहुत आसान है, आप लोगों ने आराम से अपनी क्वेश्चन में से ही ये स्टेटमेंट जो है वो फाइंड करके लिख लेनी है। ठीक है, तो ये बहुत आसान इसका सोल्यूशन था स्टूडेंट्स, आप लोगों को आई होप स्टेप बाय स्टेप समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, मिस्टर इफ्तिखार कैन टाइप 120 वर्ड्स इन 2 मिनट्स। कि मिस्टर इफ्तिखार जो हैं वो 120 वर्ड्स जो हैं वो 2 मिनट में टाइप कर लेते हैं। कौन सी टाइपिंग है? जैसे ऑनलाइन हम लोग अगर कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, कंप्यूटर पर डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो वहाँ जो हम टाइपिंग कर रहे होते हैं ये वो टाइपिंग है। ठीक है, कि वो एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं मिस्टर इफ्तिखार जिसमें वो 120 वर्ड जो हैं वो 2 मिनट्स में लिख लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब उनकी टाइपिंग स्पीड्स है। ठीक है, वो टाइपिंग लिख रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है हाउ मैनी वर्ड्स कैन ही टाइप इन 1 आवर। कि अगर वो 2 मिनट में 120 वर्ड्स लिख लेते हैं, टाइप कर लेते हैं, तो आप ये बताएं कि वो 1 आवर में कितने वर्ड्स टाइप कर लेंगे। 1 आवर मीन्स कि 60 मिनट्स। ठीक है, क्योंकि मिनट्स की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो हम 1 आवर को भी मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। हम कहेंगे 1 आवर का मतलब है कि 60 मिनट। अगर वो 2 मिनट में इतने वर्ड्स लिख लेते हैं तो वो 60 मिनट्स में कितने वर्ड्स लिख लेंगे। तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे। इसका मतलब है यहाँ पर हमें दो चीज़ें हम लोगों ने कॉलम बनाना है, एक वर्ड्स का बनाना है और एक मिनट्स का बनाना है। ठीक है, तो ये 1 आवर को भी हमने 60 मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना है कि अगर 2 मिनट्स में 120 वर्ड्स हैं तो 60 मिनट्स में कितने वर्ड्स लिख सकते हैं मिस्टर इफ्तिखार, ये टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज़ करना है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, एरो डिफाइन करना है, उसके बाद इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है प्रोपोर्शन वाले मेथड से और अपना जो रिक्वायर्ड आंसर है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देन स्टूडेंट यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन स्टार्ट किया। हमने ऊपर टॉप पे लिखा 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, जो पहले हमें 1 आवर्स के बने उसको हमने 60 मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमने 2 कॉलम बनाने हैं, 1 इज़ फॉर वर्ड्स एंड सेकेंड 1 इज़ मिनट्स। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखने के अगर मिस्टर इफ्तिखार 120 वर्ड्स लिखते हैं 2 मिनट्स में, तो हमने फाइंड करना है कि वो कितने वर्ड्स लिख सकेंगे या लिख लेंगे या टाइप कर लेंगे 60 मिनट्स में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वर्ड्स फाइंड करने हैं, यहाँ पर हमने उसकी जगह लिख दिया एक्स, क्योंकि ये वाला जो वर्ड्स है नंबर ऑफ वर्ड्स ही हमने फाइंड करने हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने एरो डिफाइन करने हैं। आप यहाँ पर देखें कि पहले 2 मिनट्स थे, 2 मिनट्स में 120 वर्ड्स टाइप कर सकते हैं। अब 60 मिनट्स हो गए तो मिनट्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, बढ़ गए हैं। तो एरो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। कम होते तो एरो नीचे की तरफ आता। ठीक है, मिनट्स पहले कम थे अब ज़्यादा हो गए, तो मिनट ज़्यादा हो गए तो एरो ऊपर की तरफ मूव हो गया। अब वर्ड्स की तरफ आते हैं। अगर वो 2 मिनट में 120 वर्ड्स लिख सकते हैं या टाइप करते हैं तो 60 मिनट्स में कितने वर्ड्स टाइप करेंगे। तो देखिए टाइम बढ़ गया है तो इसका मतलब है वो ज़्यादा वर्ड्स टाइप कर सकेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को देखकर जज किया कि अगर मिनट्स इंक्रीज़ हो गए हैं तो नंबर ऑफ़ वर्ड्स जो वो टाइप करेंगे वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो बढ़ जाएंगे। तो इसका एरो भी हमने कहाँ करना है, ऊपर की तरफ करना है, नीचे की तरफ नहीं करना। अगर ये कम हो रहे होते तो एरो नीचे की तरफ आता। ठीक है, 2 मिनट में 120 वर्ड्स टाइप करते हैं तो 60 मिनट्स में ज़्यादा वर्ड्स टाइप करते होंगे मिस्टर इफ्तिखार। ठीक है, नंबर्स को देख के पता चल रहा है कि अब टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा वर्ड्स टाइप होंगे। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज़ को लिखना है। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो x रेशो 120, जहाँ पर टेल है वो पहले आ जाएगा, जहाँ पर इसका हेड है वो नंबर बाद में आएगा। डबल रेशो 60 रेशो 2। ठीक है, यहाँ पर टेल थी तो 60 पहले एंड 2 बाद में। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारा एक्सट्रीम और जो मीन वाला है उसको हम लोग ने यहाँ पर हाईलाइट करना है। तो एक्सट्रीम के लिए हम लोगों ने फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को हाईलाइट कर लेना है और मीन्स की वैल्यू के लिए हम लोगों ने मिडल की 2 वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जैसे कि हम लोगों ने पीछे लिखा था। ठीक है, अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 2 इनकी फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाई बाय 60 मिडल की 2 वैल्यूज। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास x और 2 है, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ये 120 और 60 दो नंबर्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके लिए भी रफर कॉलम में आएंगे और 120 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह से हम 2 नंबर्स को ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हमें आंसर मिल गया 7200। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख दिया 7200।
अब हम लोगों ने क्या करना है, इस 2 को यहाँ से रिमूव करना है, यानी कि राइट साइड पे मूव करना है और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई और राइट साइड पे मूव होके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग 7200 को 2 पे डिवाइड भी कर सकते हैं रफ वर्क में। अगर हम डिवाइड करें तो भी हमें वही आंसर मिलेगा जो हमें कटिंग करने पे मिलेगा। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। इससे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, इससे हमारे पास आंसर आ रहा है 3600, ठीक है। x इक्वल टू 3600। अब हम यहाँ से हमें ये पता चल गया कि मिस्टर इफ्तिखार 1 आवर में यानी कि 60 मिनट में 3600 वर्ड जो है वो टाइप कर सकते हैं। मिस्टर इफ्तिखार कैन टाइप वर्ड्स इन 60 मिनट्स। क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास स्टेटमेंट का ना, तो हम कोशिश करेंगे कि लास्ट में अपना आंसर भी थोड़ा सा स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दें, ठीक है। बहुत ईजी है, आप लोगों ने अपने क्वेश्चन में से ही ये स्टेटमेंट पिक करनी है, जस्ट उसके सामने अपना आंसर लिख देना है। तो हमने लिखा मिस्टर इफ्तिखार कैन टाइप वर्ड्स इन 60 मिनट्स इक्वल्स टू 3600, ठीक है। तो उसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देन स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। सना पेड ₹2400 टू हैव अ वॉल 2 मीटर बाय 3 मीटर पेंटेड। कि 2 मीटर बाय 3 मीटर ये हमारे पास वॉल का साइज़ है, कि इस साइज़ की जो वॉल है उसकी पेंटेड यानी उसके जो कलर कराना है उसका जो वो सना पे करती है वो 2400 रुपीज़ है, ठीक है। हाउ मच वुड शी हैव टू पे फॉर अ वॉल 4 मीटर बाय 4.5 मीटर। अगर वो कह रहे हैं कि अगर वॉल का साइज़ ये हो 4 मीटर बाय 4.5 मीटर, तो आप ये बताएं कि सना को कितने रुपीज़ इस वॉल की पेंटिंग के लिए पे करने होंगे, ठीक है। अगर वॉल का साइज़ कम है तो उसको इतने पैसे पे करने पड़े। अगर आप दोनों वॉल का साइज़ कंपेयर करें ना, तो पहले कम है, अब वॉल का साइज़ ज़्यादा हो गया है। पहले 2/3 मीटर था, अब 4/4.5 मीटर है। जब बाय लिखा होता है इसका मतलब है इन साइजेस को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। 2/3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल जो वॉल का साइज़ बन जाएगा वो 6 मीटर बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम 4 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो साइज़ हमारे पास आ जाएगा वो टोटल वॉल का साइज़ मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, वैसे भी अगर हम कंपेयर करें तो ये वाली जो वॉल थी उसको वो अगर इतने पे कर रही है, तो अगर अब वो वॉल का साइज़ अब देखें कंपेयर करें तो बढ़ गया है, 4 मीटर बाय 4.5 मीटर हो गया। अब सना को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे इस वॉल को पेंट करवाने के लिए, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि अब हमारे एरो ऊपर की तरफ मूव करते हैं या डाउन बढ़ाते हैं, यानी कि हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन करना है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन करना है, ठीक है। उसी के हेल्प से हम लोगों ने जो इस वॉल की जो पेंट की प्राइस है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास हमने लिख लिया, यहाँ पर 2 कॉलम बनाने क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन के लिए। एक हमने रुपीज़ में लिख लिया और एक हमने मीटर में लिख दिया, ठीक है, जो वॉल का साइज़ हमें गिवन है। तो यहाँ पर हमें था, पहला गिवन था 2/3 मीटर ऑफ वॉल। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया 2/3 का मतलब है कि इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया 2 को 3 से, तो हमारे पास 6 आ गया। तो हम यहाँ पर टोटल लिख सकते हैं कि 6 मीटर वॉल का जो है वो सना पे करती है 2400। अब दूसरा हमें गिवन था 4/4.5 मीटर ऑफ वॉल, ठीक है। हम लोगों ने 4/4.5 मीटर ऑफ वॉल जो है इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। 4.5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया था 180। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे भी हम लोगों ने 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, 18 आ गया, ठीक है। 18 के बाद अब ये पॉइंट और 0 तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4.5 का आंसर आता है 18, ठीक है। हमने जो भी 2 साइज गिवन थे 2/3 और 4/4.5 इनको मल्टीप्लाई करके उनके आंसर्स यहाँ पर लिख लिए। अब जो 4/4.5 था उसको हमने लिख दिया 18, ठीक है। अब हमने 2 वैल्यूज हमें यहाँ पर गिवन है, इसको कंपेयर करना है कि अब देखें पहले 6 मीटर थी वॉल, अब 18 मीटर हो गई है। तो अब देखें वॉल का साइज़ बढ़ गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने अगर वैल्यू इंक्रीज़ हुई है तो हमारा एरो किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। इसी तरह से हम प्राइस देखते हैं कि अगर पहले 6 मीटर ऑफ वॉल की ये प्राइस थी, तो अब जब वॉल का साइज़ बढ़ गया है तो प्राइस भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ी दीवार होगी तो उसकी पेंट पे ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अब चूँकि मीटर में वॉल का साइज़ इंक्रीज़ हो गया तो प्राइस भी इंक्रीज़ हो गई होगी, तो हमारा ये एरो भी ऊपर की तरफ जाएगा। अब दोनों एरो हमारे ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसका मतलब है अब यहाँ पर जो हम फाइंड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हम एरो यहाँ पर पुट कर चुके हैं, तो अब हम लोगों ने वैल्यूज़ को लिखना है और उनको मल्टीप्लाई करना है। वैल्यू कैसे लिखेंगे, जहाँ पर एरो का टेल है x, रेशो 2400, डबल रेशो 18, ठीक है। जहाँ पर एरो की टेल है 18 रेशो 6,
ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के तरह हवाले से इसकी जो है ना वो वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है। तो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को हम लोग कनेक्ट करना है और मिडल की 2 वैल्यूज़ को कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, डबल रेशो की जगह इक्वल आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब है कि मिडल की 2 वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। 2400 मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक हो गया। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, x मल्टीप्लाई बाय 6 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और 2400 को हम लोगों ने 18 से मल्टीप्लाई कर लेना है। रफर कॉलम में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2400 और 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जिससे हम नॉर्मल करते हैं। पहले 8 से सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस कर लेंगे, और प्रेस करने के बाद देखिए हमारे पास आंसर क्या आ गया, 43,200। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया 43,200। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने 6 को यहाँ से मूव करना है राइट साइड पे। 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे मूव होके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 43,200 के नीचे हम लिख देंगे 6। अब आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप इसको रफ वर्क में इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं। 6 को बाहर लिख लें, 43,200 को अंदर लिख दें। 6 7 ज़ा 42, ठीक है। 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया, देन अब उसके बाद 2 नीचे लेकर आए, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब ये दो जो जीरो बचे इसको नीचे लाने का कोई फ़ायदा नहीं था बिकॉज नीचे कोई वैल्यू नहीं थी, तो हमने दोनों जीरो को कहाँ मूव कर दिया, ऊपर। तो ये 7,200 इसका आंसर आ गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 6 1 ज़ा 6, और इसकी कटिंग से लिख सकते हैं 7,200, ठीक हो गया। उसके बाद हम नीचे लिख देंगे कि x इज़ इक्वल टू 7,200, और जो हमने आंसर फाइंड करना था उसको हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट की सूरत में लिख के अपना आंसर सामने लिख देंगे कि सना हैव टू पे फॉर अ वॉल 4 मीटर बाय 4.5 मीटर की अगर इतनी वॉल है उसका सना कितना पे करेगी, विच इज़ इक्वल टू ₹7,200, ठीक है। तो मैंने बहुत आसान मेथड से आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का भी पता चल जाए, जो एरो हम लोग पुट करते हैं सबसे टॉप पे। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मेथड है वो बहुत ईजी है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। देन स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर्स एन आवर। एक कार जो है वो ट्रेवल करती है 120 किलोमीटर 1 घंटे में। 1 आवर मीन्स 1, ठीक है, 1 आवर मीन्स के 60 मिनट्स में, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 90 मिनट्स, यानी कि हम लोगों ने 90 मिनट्स में जो कार जितना ट्रैवल करेगी, जितना डिस्टेंस कवर करेगी किलोमीटर में, हमने वो फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें किलोमीटर, जो दो कॉलम बनाने हैं वो हमने 1 किलोमीटर का बनाना है, एक हमने मिनट्स का बनाना है, और जो ये एन आवर का मतलब है 1 आवर, ठीक है। 1 आवर को भी हम मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 60 मिनट्स बना लेंगे। हम कहेंगे अगर कार 60 मिनट में 120 किलोमीटर तक अपना डिस्टेंस या ट्रैवल करती है तो वो 90 मिनट्स में कितना ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो वो जो यहाँ पर वैल्यू आएगी सेकंड वैल्यू, उसकी जगह हम x लगा देंगे, ठीक है। तो दो जो कॉलम बनेंगे वो 1 किलोमीटर का बनेगा, 1 मिनट्स का बनेगा। उसके बाद हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और वहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हमारे एरो अपवर्ड ऊपर की तरह जाएंगे, अपवर्ड जाएंगे या डाउनवर्ड आएंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देन स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन स्टार्ट किया। सबसे पहले हम लोगों ने एन आवर जो हमें गिवन था उसको हम लोगों ने यहाँ पर कन्वर्ट किया मिनट्स में, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर 2 कॉलम्स बनाने हैं, 1 इज़ फॉर किलोमीटर एंड सेकंड 1 इज़ फॉर आवर्स में हम लिख सकते हैं या मिनट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पर आवर्स लिख कर उसके ब्रैकेट में मिनट्स कर दिया, आप डायरेक्टली मिनट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर 120 जो किलोमीटर कार ट्रैवल करती है कितने मिनट्स में, 60 मिनट्स में, तो वो कितने किलोमीटर तक ट्रैवल करेगी, 90 मिनट्स में, ठीक है। तो अब किलोमीटर हमने यहाँ पर फाइंड करना, उसकी जगह हमने यहाँ पर एक्सपुट कर दिया। अब आती है बारी एरो लगाने की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले 60 मिनट्स में इतने किलोमीटर तक ट्रैवल कर रही थी, तो अब 90 मिनट्स में कितने किलोमीटर तक कार ट्रैवल करेगी। अब देखिए पहले 60 था, अब 90 है, तो टाइम क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, इंक्रीज हो गया। 60 मिनट्स से 90 मिनट्स हो गए, तो हमारा एरो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब हमारी वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। इसी तरह से अगर वो 60 मिनट में कार 120 किलोमीटर तक ट्रैवल करती है तो 90 मिनट में जबकि टाइम बढ़ गया है तो अब कार ज़्यादा किलोमीटर तक ट्रैवल करेगी, ज़्यादा दूर तक जाएगी। तो इसका मतलब है जो किलोमीटर में हमारा आंसर आएगा कार की ट्रैवल का वो भी ज़्यादा आएगा। तो अब इसका एरो भी हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है।
अगर कम हो रही होती तो हमारा एरो जो है वो नीचे की तरफ आता। ठीक है, आपको आई होप एरो की यहाँ तक बात समझ में आ गई है। उसके बाद हमने क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हमने अपनी वैल्यूज़ को लिखना होता है। जहाँ पर एरो की टेल है उसको हम पहले लिखेंगे x रेशो 120, ये वाला x और उसके ऊपर वाली वैल्यू, फिर डबल रेशो 90 क्योंकि एरो की टेल 90 पे, 90 रेशो 60। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक्सट्रीम्स और मीन्स की वैल्यू कनेक्ट करना है। फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू कनेक्ट करते हैं एंड मिडल की 2 वैल्यूज को कनेक्ट कर लेते हैं। देन स्टूडेंट वैल्यू कनेक्ट करने के बाद हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आप चाहें तो ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट इनके नंबर्स लिखकर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू x मल्टीप्लाई बाय 60, डबल रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल के साइन में, एंड 120 मल्टीप्लाई बाय 90। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। उसके बाद वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। x मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल्स टू 120 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। रफ वर्क कॉलम में आ जाएंगे। 120 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 0 से मल्टीप्लाई होगा फिर 9 से मल्टीप्लाई होगा, वैल्यूज को आपस में ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,800। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 10,800। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 60 यहाँ से मूव होगा राइट साइड पे, 60 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे मूव होके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। पहले हमने 0 0 क्रॉस कर दिया, फिर 6 और 1 0 8 0 रह गया। ठीक है, 6 1 ज़ा 6, अगेन यहाँ पर 6 1 ज़ा 6, 4 इसको कैरी दिया तो 6 8 ज़ा 48 और 0 ऊपर मूव कर जाएगा। ठीक है, 180 आ गया। आप चाहें तो डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं या फिर इसको डिवाइड भी कर सकते हैं अपने इस तरह रफ और कॉलम में। दोनों से आपके पास देखिए आंसर 180 और 180 आ रहा है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, मैंने आपकी आसानी के लिए इसको यहाँ पर डिवाइड करके भी शो कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास x इक्वल्स टू 180 आ गया। अब नीचे हमें अपना आंसर लिखना है। आंसर हम लिखेंगे आकार ट्रेवल इन 90 मिनट्स इक्वल्स टू 180 किलोमीटर तक। ठीक है, 90 मिनट्स में कार कितना ट्रैवल करेगी, 180 किलोमीटर्स तक। 60 में 120 किलोमीटर तक ट्रैवल कर रही है और 90 मिनट्स में 180 किलोमीटर्स तक ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। देन इसमें क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ 9 मैन कैन पेंट आवर स्कूल इन 6 डेज। अगर 9 मैन जो है वो स्कूल को पेंट करते हैं 6 डेज में, हाउ लॉन्ग विल 6 मैन टेक टू पेंट दैट स्कूल। अब वो कह रहे हैं कि अगर 9 आदमी एक स्कूल को 6 डेज में पेंट करते हैं तो आप बताएं कि 6 मैन टेक द पेंट दैट, कि 6 मैन्स को कितने दिन लगेंगे उस स्कूल को पेंट करने में। अब आप देखें पहले 9 मैन से अब 6 मैन हो गए, आदमी जो है वो कम हो गए। तो अगर पहले 9 मैन को 6 डेज लग रहे थे तो अब 6 मैन को कितने डेज लगेंगे। अगर आदमी कम हो गए हैं तो अब ज़्यादा डेज लगेंगे पेंट होने में। ठीक है, मैन्स कम हो गए हैं लेकिन चूंकि अब आदमी लोग कम हो गए हैं तो काम ज़्यादा दिन तक जा सकता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैन के जो नंबर है वो कम हुआ है और डेज जो है यहाँ पर वो बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। कितने डेज इंक्रीज होंगे वो हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है वो समझ आ गई होगी कि हम लोग ने यहाँ पर क्या फाइंड करना है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन स्टार्ट किया। हमने यहाँ पर ऊपर लिख दिया है 2 कॉलम बनाया, एक मैन का और एक डेज का। ठीक है, हमने यहाँ लिखा कि 9 मैन जो है वो काम करते हैं 6 डेज में। तो आप ये बताएंगे अगर 6 मैन होंगे तो वो कितने डेज में अपना वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक्स लिख दिया क्योंकि नंबर ऑफ डेज हमने जो है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें कि 9 मैन थे और अब 6 मैन हो गए तो मैन क्या हो गए, कम हो गए। तो अब एरो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा बल्कि नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अब देखिए हमने इसको डाउन एरो किया। इसका मतलब है इस क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग जो है वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के थ्रू अपने क्वेश्चंस फाइंड करेंगे। ठीक है, अब जो एरो है वो डाउन नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले 9 मैन थे और अब 6 मैन हो गए। अब सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है डेज का, कि अगर पहले 9 बंदों को 6 दिन लगते थे अपने एक स्कूल को पेंट करने में, अब चूंकि मैन कम हो गए हैं अब जो नंबर ऑफ डेज हैं वो बढ़ जाएंगे। अब जो कम आदमी है, कम लोग हैं, वो ज़्यादा दिनों में स्कूल को पेंट करेंगे। ठीक है, उनको काम जो है वो बढ़ जाएगा। तो हमने क्या करना है कि अगर मैन कम हो गए हैं तो नंबर ऑफ डेज जो है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, आप देखें ना, एक बंदा अगर किसी एक काम को करता है उसको ज़्यादा टाइम लगता है, 2 बंदे मिलकर करेंगे तो वो कम टाइम में करेंगे, कम डेज में करेंगे। इस तरह से अगर मैन्स कम हो गए हैं तो अब उनको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा डेज लगेंगे। तो अब ये हमारा जो एरो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा।
एक डाउनवर्ड आ रहा है और एक अपवर्ड जा रहा है। तो जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर एरो की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए, सेम ना आए, वहाँ पर हम बोलते हैं कि अब हम लोगों ने किस प्रोपोर्शन को यूज़ करना है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को, ठीक है। और अगर दोनों साइन एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते थे, तो यहाँ पर एरो की टेल होती है, वो नंबर पहले आता है, ठीक है। तो अब एरो की टेल जो है, एरो की, ये एरो का हेड है और ये इसकी टेल है, ठीक है। तो टेल कहाँ है, 9 पे, 9:6, पहले 9 आएगा फिर 6 आएगा, रेशो डबल रेशो एक्स, क्योंकि अभी टेल यहाँ पर है इस एरो की, तो x/6, ठीक है। मैंने आपको एरोस का भी बहुत डिटेल में बता दिया और ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसका भी बहुत डिटेल में बता दिया। तो आई होप अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि एरो हम लोग किस तरह से लगा रहे हैं और इनका क्या रीज़न है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में कन्फ्यूज़ होते रहते हैं। आगे का मैथड स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम है, जिस तरह हम लोग करते हैं प्रोपोर्शन के केस में, कि फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को कनेक्ट करते हैं और मिडल की 2 वैल्यूज़ को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, उसके बाद हम लोग ये करते हैं कि हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और मिडल की 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, और जो डबल रेशियो है इसकी जगह पे हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो आगे का सारा मैथड बिल्कुल सेम है। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। अब जो एक्स वाली टर्म है वो हमारे पास राइट साइड पे और सिंपल वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पे, तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 54, विच इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स, इसको एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। अब चूंकि यहाँ पर एक्स के साथ हमारे पास 6 आ रहा है, तो इसको सेपरेट करेंगे और 6 को लेफ्ट साइड मूव करेंगे। 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9 इक्वल्स टू एक्स, और ये भी लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 9, ठीक है। एक ही बात है कि अब हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो 9 आ गई है, तो नीचे हम आंसर लिख देंगे कि 6 मैन पेंट स्कूल इन इक्वल्स टू 9 डेज, ठीक है। कि 6 मैन जो है वो स्कूल को कितने डेज में पेंट करेंगे, 9 डेज में। देखिए नंबर ऑफ मैन कम हुए हैं तो नंबर ऑफ डेज जो है वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ गए हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 का जो सोल्यूशन है वो स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, हरीम टेक्स 100 स्टेप्स फॉर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, ठीक है। हरीम 8 स्टेप लेती है एक वॉकिंग डिस्टेंस कवर करने के लिए जो कि 80 मीटर है, ठीक है। वॉक कर रही है, 100 स्टेप्स उसके कंप्लीट होते हैं और उसमें कितने मीटर तक कवर कर लेती है, 80 मीटर तक, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 75 स्टेप्स, कि अगर वो वॉक कर रही है और 75 स्टेप्स ले रही है तो अब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी मीटर में, ठीक है। 100 स्टेप्स में 80 मीटर तक कवर करती है, 175 स्टेप्स में कितने मीटर कवर करेगी अपना डिस्टेंस। देखिए नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज हो गए तो डेफिनेटली जो उसका डिस्टेंस है वो भी बढ़ गया होगा, अब ज़्यादा एरिया तक वो चल के जाएगी तो ज़्यादा मीटर में हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम वैल्यूज़ को कंपेयर करते हुए अपनी जो डायरेक्शन है एरो की वो पुट करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ कि अब एरो की डायरेक्शन किस तरफ होगी, लेकिन जो 2 कॉलम्स बनाएंगे, एक हम बनाएंगे स्टेप्स का और एक हम बनाएंगे मीटर्स का। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लिखा क्वेश्चन नंबर 8, उसका सोल्यूशन स्टार्ट किया। यहाँ पर हमने 2 कॉलम्स बनाए स्टेप्स और मीटर्स के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि 100 स्टेप्स हरीम कवर करती है 80 मिनट मीटर्स तक, ठीक है। कि यहाँ पर जो हमारे पास हरीम 100 स्टेप्स में 80 मीटर तक जो है वो डिस्टेंस कवर करती है, तो 175 स्टेप्स में कितने मीटर तक डिस्टेंस कवर करेगी, तो ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पर हमने एक्स पुट कर दिया, ठीक है। अब आते हैं अपने एरोस पे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले उसके 100 स्टेप्स थे, अब 75 स्टेप्स हो गए, 175। तो इसका मतलब है अब जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो बढ़ गए हैं, पहले कम थे अब बढ़ गए हैं, तो हमारा एरो कहाँ मूव करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर 100 स्टेप्स में 80 मीटर तक अपना डिस्टेंस कवर करती है, तो जब नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे तो उसका जो मीटर में डिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा, अब वो ज़्यादा आगे तक चल के जाएगी। तो हमने कहना है यहाँ पर कि नंबर ऑफ जो डिस्टेंस है मीटर वो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हमारा जो एरो है ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। दोनों वैल्यूज जो है वो क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर हम जो इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे दोनों एरो जो है वो ऊपर की तरफ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब हमने वैल्यूज़ को लिखना है, तो यहाँ पर देखिए एरो की टेल है 175, 175 रेशो 100, डबल रेशो एक्स रेशो 80, ठीक है। जहाँ पर एरो की टेल है वो पहले आएगा और जहाँ पर एरो का हेड है वो नंबर बाद में आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को कनेक्ट करेंगे एंड मिडल की 2 वैल्यूज को कनेक्ट करेंगे, जो कि हमारे पास प्रोपोर्शन का मैथड है।
उसके बाद हमें लिखना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है इक्वल्स टू मिडल की टू वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि 175 और 80 को हमने मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज 100 और x तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये एज इट इज़ नीचे आएंगे। रफर कॉलम में आ जाएंगे हम लोग और 175 को 80 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल मेथड है, पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यूज़ को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14,000। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ नीचे के इसका आंसर आ गया 14,000 विच इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय x। अब चूंकि 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई और उसको राइट साइड पे मूव करना है तो सॉरी लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो 100 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 14,000 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू x। अब यहाँ पर हमने इसकी 2 जीरोस और इस 2 जीरोस को कटिंग किया, नीचे 1 रह गया, ऊपर रह गया 140, तो 140 इक्वल्स टू x। अब जो 140 है ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हम अपना आंसर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे हरीम टेक्स 175 स्टेप्स फॉर वॉकिंग आ डिस्टेंस इक्वल्स टू 140 मीटर। कि हरीम अगर 175 स्टेप लेती है वॉकिंग डिस्टेंस में तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो डिस्टेंस कवर करेगी 140 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने लास्ट में एक छोटी सी स्टेटमेंट के साथ अपना आंसर जो है वो फाइनलाइज कर देना है। बट ऊपर के जो सारे स्टेप्स हैं वो अभी तक ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस कहाँ पर है, डिफरेंट आ रहा है सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग एरो डायरेक्शन लगा रहे हैं ना वहाँ पे। तो उस बात को आपने बहुत ध्यान से सुनना है कि हम लोगों ने एरो की डायरेक्शन कैसे लगानी है। मैं बहुत ईजी वर्डिंग में बहुत आराम आराम से आपको समझा रही हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एरो डायरेक्शन अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। देन स्टूडेंट अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हसन टेक 30 मिनट्स टू वॉक फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर्स पर आवर। कि हसन जो है उसको 30 मिनट लगते हैं वॉक करते हुए इसके हाउस से लेकर स्कूल तक, अगर उसकी स्पीड हो 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अगर वो ट्रैवल करता है, चलता है अपने घर से लेकर स्कूल तक, तो उसको 30 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल ही टेक इफ़ ही वॉक एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। कि अगर वो अपनी स्पीड कर ले 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 6 किलोमीटर का मतलब है अब थोड़ी स्पीड उसने तेज़ कर दी है, पहले 4 किलोमीटर पर आवर थी, अब 6 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको कितना टाइम लगेगा उस घर तक, अपने घर तक पहुंचने में। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास किलोमीटर में वैल्यूज आएंगी और मिनट्स में आएंगी। तो हम लोग ने यहाँ पर 2 कॉलम्स बनाने, एक में किलोमीटर लिखने और एक में मिनट्स लिखने। अगर 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो चल रहा है तो उसको 30 मिनट्स लगते हैं, लेकिन अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगा, यानी कि थोड़ी सी स्पीड अपनी इंक्रीज़ कर देगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा उसको अपने घर से स्कूल तक जाने में। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं, फिर फाइंड करते हैं, तो उसका पता चलेगा कि टोटल अब जब उसने अपनी स्पीड इंक्रीज़ किया तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो वो हमने मिनट्स में फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 की जो स्टेटमेंट है वो अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन स्टार्ट किया। हमने यहाँ पर लिखा मिनट्स और यहाँ पर लिखा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने लिखा कि 30 मिनट्स और उस 4 किलोमीटर पर आवर में वो कितने मिनट में डिस्टेंस कवर करता है, 30 मिनट कवर करता है। इसी तरह से 6 किलोमीटर पर आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितने मिनट्स में, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक्स लगा दिया। ठीक है, कि अब ये मिनट्स की जो वैल्यूज है वो हमने फाइंड करनी है। अब आते हैं अपने एरो डायरेक्शन की तरफ। सबसे पहले हम लोग ये वाला एरो लगाते हैं जिसमें हमें दोनों वैल्यूज गिवन है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, पहले था 4 किलोमीटर पर आवर और अब हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है कि उसकी जो स्पीड है अब इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है, पहले 4 थी अब 6 हो गई है। तो इसका मतलब है हमारा एरो कहाँ मूव करेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर ये 4 से कम वैल्यू आती तो हम लोग यहाँ पर नीचे की तरफ एरो लेके आते कि अब वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है, नीचे की तरफ आई है। क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हुई है तो हमारा एरो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर सेकेंड वैल्यू की तरफ कि पहले 30 मिनट्स था, अब उसको कितना टाइम लगेगा। अब देखिए पहले उसकी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, अब चूंकि उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, अब वो थोड़ा तेज तेज चल रहा है, तो आप बताएं वो कम टाइम में स्कूल पहुंचेगा या ज़्यादा टाइम में पहुंचेगा। अब वो कम टाइम में पहुंचेगा। पहले उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर थी, कम थी, अब चूंकि उसने अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है, तेज तेज चलना शुरू कर दिया है, तो अब जो है वो कम टाइम में स्कूल पहुंच जाएगा। ठीक है, अब जितना तेज चलते हैं उतना आपको कम टाइम लगता है, जितना आप स्लो चलते हैं उतना आपको ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसका मतलब है जब उसने अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर दी है चलने की, तो अब उसको टाइम जो है वो कम लगेगा। ठीक है, स्कूल पहुंचने में। तो इसका मतलब है कम टाइम लगेगा,
दैट्स मीन कि हमारा एरो कहाँ आएगा, नीचे डाउन की तरफ। कितना कम टाइम लगेगा वो हमें नहीं पता अभी, वो हमने फाइंड करना है। लेकिन हम लोग वैल्यू से ये जज ज़रूर कर सकते हैं कि अब उसको कम टाइम लगेगा घर से स्कूल पहुंचने में। ठीक हो गया, तो हमारा एरो कहाँ आएगा, डाउन एरो आएगा, नीचे की तरफ एरो मूव करेगा। अब देखें एरो की डायरेक्शन जो है एक अपवर्ड है, ऊपर की तरफ जा रही है, और एक डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे का मेथड बहुत ईजी है, आप सबको पता है। हम लोग लेफ्ट साइड से वैल्यू लिखने स्टार्ट करेंगे, तो एरो की टेल है 30 पे, तो हम 30 पहले आ जाएगा, 30 रेशो एक्स डबल रेशो। अब यहाँ पर देखें एरो की टेल 6 पे है, तो 6 रेशो 4। जहाँ पर एरो की टेल होगी वो नंबर पहले आता है और उसके बाद वाला नंबर उसके नेक्स्ट आता है। ठीक है, आई होप आपको वैल्यूज लिखना अब अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के हवाले से अपनी वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है। तो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू कनेक्ट कर लेंगे और मिडल की 2 वैल्यूज़ को कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम साइड की 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, डबल रेशो इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मीन मिडल की 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई बाय 6। 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, रफ वर्क कॉलम में देखें तो मैंने आपके लिए मल्टीप्लाई किया हुआ है। 30 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 120। तो यहाँ लिख देंगे 120 विच इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 6। एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 को सेपरेट करेंगे एक्स से। एक्स 6 जो है वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे मूव होगा तो डिवाइड हो जाएगा। 6 और 120 की कटिंग करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और जीरो इसके साथ ऊपर मूव हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा। 20 इक्वल्स टू एक्स। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू 20। ठीक है, दोनों में बात जो है वो बिल्कुल सेम ही है। अब हम नीचे क्या लिखेंगे, अपना आंसर लिखेंगे। हम लिखेंगे कि इफ़ हसन वॉक एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर ही टेक इक्वल्स टू 20 मिनट्स। ठीक है, अगर हसन जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वॉक करता है तो उसको स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट्स। ठीक है, अब देखें, आप टाइम खुद भी कंपेयर कर सकते हैं कि हमने जो ऊपर एरो लगाया था डाउनवर्ड बिल्कुल सही लगाया था। पहले उसको 30 मिनट्स लग रहे थे, अब उसको कितने मिनट्स लग रहे हैं, 20 मिनट्स। तो टाइम क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, तो आई होप आपको जो अपवर्ड और डाउनवर्ड एरो है उसका भी समझ आ गया होगा, और प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो हमारे पास प्रोपोर्शन का मेथड है उसकी भी अच्छे समझ आ गई होगी कि उसको यूज़ करते हुए हम लोग इनका आंसर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके आसानी के लिए स्टेप बाय स्टेप बहुत ईजी मेथड से आपको समझा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल परेशानी ना हो और आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, फाइजा यूज 75 GB डाटा इन 25 डेज। अब यहाँ पर 75 GB डाटा जो है ये इंटरनेट है जो कि मोबाइल में हम यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप घर में किसी भी इंटरनेट डिवाइस के थ्रू जो इंटरनेट यूज़ करते हैं ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, अभी आजकल में तो हर कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा है ना, तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि फाइजा यूज 75 GB डाटा इन 25 डेज के। अगर जो फाइजा जो है वो 75 GB डाटा इंटरनेट का डाटा जो है वो यूज़ कर लेती है 25 डेज में। ठीक है, हाउ मच डाटा विल शी यूज़ इन 15 डेज। ठीक है, तो कितना डाटा वो यूज़ करेगी या कर लेगी 15 डेज में। ठीक है, 15 दिनों में वो कितना डाटा यूज़ करेगी अगर वो 25 डेज में 75 GB डाटा यूज़ करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो 2 कॉलम बनाएंगे अपने सोल्यूशन में, एक में हम लिखेंगे GB और एक में हम लिखेंगे डेज। ठीक है, GB डाटा जो यूज़ कर रही है वो लिखेंगे और डेज लिखेंगे। फिर वैल्यूज को कंपेयर करेंगे और फाइंड करेंगे कि यहाँ पर हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कर रहे हैं या डायरेक्ट प्रोपोर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया। हमने यहाँ लिखा GB डाटा और डेज लिख दिए। ठीक है, और नीचे हमने अपने नंबर्स लिखे जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थे कि 75 GB डाटा यूज़ करती है 25 डेज में। तो हमने फाइंड करना है वो कितने GB डाटा यूज़ करेगी 15 डेज में। ठीक है, तो कितने GB डाटा यूज़ करेगी वो यहाँ पर हमने लिख दिया x। ठीक है, अब बारी आती है हमारे एरोज की। तो हमने यहाँ पे देखा पहले डेज थे 25, अब डेज हो गए हैं 15, यानी कि नंबर ऑफ डेज जो है वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, ज़्यादा नहीं हुए, इंक्रीज नहीं हुए। ठीक है, कम हुआ है तो इसका मतलब है हमारा जो एरो है वो कहाँ आएगा, नीचे डाउन की तरफ आएगा। ठीक हो गया, ये 25 थे और अब 15 हो गया। अगर ये 30 होता, 70 होता, 80 होता, वट एवर नंबर दैट विल बी ग्रेटर देन 25, हमारा एरो कहाँ मूव करता, ऊपर की तरफ। ठीक है, लेकिन अब कम हो गई है वैल्यू, कंपेयर भी कर ले तो देखिए 15 छोटा है तो हमारा एरो आ जाएगा नीचे की तरफ। ठीक हो गया, उसके बाद GB डाटा हम देख लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ डेज ज़्यादा थे तो वो 75 GB यूज़ कर रही थी। अब नंबर ऑफ डेज कम हो गए हैं तो अब जो डाटा GB में होगा वो भी कम यूज़ होगा। ठीक है,
क्योंकि जैसे अगर डेज इंक्रीज़ होंगे वैसे वैसे उसका डाटा जीबी में बढ़ेगा, वैसे वैसे वो ज़्यादा डाटा यूज़ करेगी। अगर कम डेज होंगे तो उसने कम डाटा यूज़ किया हुआ होगा मंथ के हिसाब से, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि अब अगर 15 डेज होंगे तो उसका जीबी में डाटा भी कम यूज़ हुआ होगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसका एरो भी क्या करना है, डाउनवर्ड कर देना है कि अब जो कम की बात हो रही है, इंक्रीज़ नहीं हो रहा, डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमारे एरो जो है उनकी जो फेस है वो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में भी हम लोग जो है वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला मेथड यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। जहाँ तक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो ताल्लुक है वो सिर्फ एरो डायरेक्शन तक होता है, ठीक है। आगे का मेथड तो हमें पता है सारा सेम है, ठीक है। अब हमने एरो यहाँ पर पुट कर ली है। एरो को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है कि एरो हम किस तरह से पुट करें। अगर आपको एरो की बात समझ में आ गई है तो आगे का सारा मेथड बहुत ईजी है। अब स्टूडेंट्स वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी टेल जो है वो 75 है, तो 75 रेशो एक्स आ जाएगा। पहले 75 रेशो एक्स डबल रेशो, अभी भी टेल हमारी 25 पे, तो हम लिखेंगे 25 रेशो 15, ठीक है। इस तरह से वैल्यूज़ को लिख लेंगे और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के हवाले से अपनी वैल्यूज़ को हाईलाइट कर लेना है। तो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू कनेक्ट हो जाएंगी और मिडल की 2 वैल्यूज़ कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे लिखना है 75 मल्टीप्लाई बाय 15, डबल रेशो कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल में एंड एक्स मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। अब वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 75 एंड 15 को रफर कॉलम में 75 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया है 1125, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया 1125 इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 25। अब 25 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में मूव, लेफ्ट साइड में मूव करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो 25 के टेबल पे इसकी कटिंग भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप लोग रफ वर्क में 25 बाहर लिखेंगे और 1125 को अंदर लिखकर इसको आप लोग इस तरह से टेबल रीड करके भी फाइंड कर सकते हैं। कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा 25 45 सा, ठीक है। आपकी चॉइस है डिवाइड कर लें, आपकी चॉइस है डायरेक्ट कटिंग कर लें। मैंने आपको दोनों मेथड करके बताए हैं। 25 वन ज़ा एंड 25 फोर ज़ा पहले कर लेंगे, फिर कैरी चला जाएगा एंड 5 ज़ा हमारे पास ये कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है कि 45 इक्वल्स टू एक्स के, एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई है 45, ठीक हो गया। अब नीचे हम लोगों ने अपना आंसर लिखना है जो कि हमारे पास आ चुका है। फायजा यूज्ड डाटा इन 15 डेज इक्वल्स टू 45 GB। अब देखिए जैसे ऊपर हम लोगों ने दोनों में डाउन एरो किए थे ना कि पहले 75 GB यूज़ हो रहा है तो 15 डेज में कितना होगा, 45 GB कम हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है जो ऊपर हमने एरोस अपने पुट किए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट पुट किए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो स्टूडेंट्स काइंडली वीडियो को थोड़ा सा बैक करें, दोबारा से आप सुने लेक्चर को, ताकि आप पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से इनको ना सिर्फ समझ आए बल्कि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद भी रह जाए कि आपने कौन से स्टेप किस तरह से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है कि 100 मैन ईट अ सर्टन क्वांटिटी ऑफ फूड इन वन मंथ, ठीक है। कि 100 मैन जो है, 100 आदमी जो है एक सर्टन क्वांटिटी ऑफ फूड यानी कि कोई एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ फूड है उसको ईट करते हैं, खाते हैं 1 मंथ में, ठीक है। जैसे कि कोई भी राशन को स्पेसिफिक किया होगा कि इतना राशन 100 मैन 1 मंथ में खा लेते हैं, ठीक है, उनके लिए इनफ है। फॉर हाउ मैनी डेज will that food will be sufficient if 25 men join them। अगर 100 में 25 मैन और ज्वाइन हो गए हैं और ज़्यादा शामिल हो गए तो इसका मतलब है 125 मैन हो गए हैं। अब वो कहते हैं कि अब जबकि नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हो गए हैं, अब आप बताएं कि वो जो हमारे पास फिक्स अमाउंट ऑफ फूड है जो कि पहले 1 मंथ कम्प्लीटली फिनिश होती थी 1 मंथ में, अब बताएं कि जब नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हो गए हैं तो अब वो स्पेसिफिक क्वान्टिटी ऑफ फूड जो है वो कितने डेज तक चलेगी, ठीक है। पहले 100 मैन्स थे, 25 उनमें ऐड करेंगे 125 मैन हो जाएंगे। 100 मैन एक सर्टन क्वांटिटी ऑफ फूड एक मंथ में फिनिश करते थे, तो हमने बताना है कि 125 मैन वही जो सेम फूड है अब उसको कितने डेज में फिनिश करेंगे, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हमने जो कॉलम बनाने हैं वो 2 बनाने हैं, एक मैन का बनाना है और एक मंथ का बनाना है, या डेज का बना लेंगे, ठीक है। एक मंथ में पता है 30 डेज होते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ मैन जब इंक्रीज हो गए हैं तो अब कम डेज जो है वो कम हो जाएंगे। हो सकता है 25 डेज में वो राशन ख़त्म हो जाए, हो सकता है 26 डेज में कंप्लीट हो, 17 में हो, तो वो हम जब फाइंड करेंगे तभी हमें पता चलेगा। लेकिन आपको जो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो समझनी है कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं कि अब हम लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है और कैसे फाइंड करना है नंबर ऑफ डेज अगर जो मैन जो है वो 125 हो जाएंगे तो।
तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोगों ने अपने जो थोड़े कॉलम की वैल्यूज़ हैं क्वेश्चन में, उस पर थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं 1 मंथ इक्वल्स टू 30 डेज, ठीक है। और उसके बाद हम लिखते हैं कि 25 मैन जॉइन देम, 25 मैन और आ गए हैं, तो पहले 100 थे, उसमें हमने 25 को ऐड कर देना है विच इज़ इक्वल टू 125, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी थोड़ा सा अपनी वैल्यू को अरेंज कर लिया कि अब जो है वो 125 मैन हो गए हैं, ठीक हो गया। अब जो हम लोगों ने कॉलम बनाने हैं वो हमने बनाने हैं, एक डेज का बनाना है और एक मैन का बनाना है, कि 30 डेज में 100 मैन एक सफिशेंट फूड को खा लेते हैं, उनके लिए सफिशेंट होता है, ठीक है, फिक्स अमाउंट ऑफ फूड है। उसके बाद हमने बताना है कि अब 125 मैन हो गए हैं, तो आप बताएं कि कितने डेज में वो खाना जो है वो ख़त्म हो जाएगा, या कितने डेज के लिए वो खाना जो है वो काफ़ी होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये दोनों वैल्यूज़ गिवन है, उसको हम लोगों ने एरोज़ का डिसाइड करना है। तो अब देखिए पहले 100 मैन थे, अब 125 हो गए। नंबर ऑफ़ मैन क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गए। तो हमारा हमारा एरो किस तरफ मूव करेगा? ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। सेकंड चीज़ की तरफ आते हैं डेज़ में, कि अगर 100 मैन एक खाने को 30 डेज़ में ख़त्म करते हैं, तो 125 मैन्स कितने डेज़ में कवर करेंगे? अब देखें, अगर नंबर ऑफ़ मैन इंक्रीज़ हो गए हैं, राशन को खाने वाले बंदे ज़्यादा हो गए हैं, तो वो कम डेज़ तक चलेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही खाने को जो खाने वाले बंदे ज़्यादा हो गए, तो वो खाना कोई हमें 35 डेज़ तक चल जाएगा, 45 डेज़ तक चल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि अगर पर्सन्स इंक्रीज़ हो गए, मैन इंक्रीज़ हो गए, तो नंबर ऑफ़ डेज़ तक जितना वो खाना चल सकता है, वो कम होगा, क्योंकि अब खाने को कंज़्यूम करने वाले, खाने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है? तो खाना अब कम दिन तक चलेगा। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पहले 30 डेज़ तक सफिशिएंट था वो फूड, तो अब कम डेज़ तक होगा। कितने कम, वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारा एरो कहाँ आएगा? डाउन की तरफ, नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि वैल्यू जो डेज़ की है वो कम होने वाली है, ठीक है। कितनी कम होंगी वो तो फाइंड करके पता चलेगा ना, लेकिन वैसे जनरल अंडरस्टैंडिंग अगर हम देखें तो हमारे जो नंबर ऑफ डेज़ हैं वो कम होंगे। तो हमारा एरो कहाँ आएगा? नीचे की तरफ मूव करेगा। बात समझ में आ गई आपको एरो की, कि एरो हम लोग किस तरह से लगा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है? वैल्यूज़ को लिखना है। फ्रॉम द लेफ्ट साइड हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो एरो का टेल है वो यहाँ पर है 30 की तरफ, तो 30/x डबल रेशो, यहाँ देखें तो एरो की टेल है 125 पे, तो 125/100। आपकी अपनी चॉइस नहीं होगी, आपने वैल्यूज़ को लिखना है, आपने एरो के हिसाब से वैल्यूज़ को लिखना है। जहाँ पर एरो की टेल होगी वही वैल्यू पहले आएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, 30 मल्टीप्लाई बाय 100, देन हमारे पास डबल रेशियो की जगह पे आ जाएगा इक्वल का साइन एंड x मल्टीप्लाई बाय 125, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? इनको मल्टीप्लाई करना है। 30 को हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज ये हमारे पास दोनों नंबर्स हैं। 30 मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास आ जाएगा 3000, ठीक है। देखिए देखिए, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, और ये वाला 0 एंड 100 के 2 zeros, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3000। x मल्टीप्लाई बाय 125 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पर x को सेपरेट करना है और 125 को लेफ्ट साइड पे मूव करना है, ताकि हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 125 विच इज़ इक्वल टू x। आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप लोग रफ वर्क में 125 पे 3000 को डिवाइड भी कर सकते हैं। दोनों आपकी चॉइसेस हैं, मैंने आपके लिए दोनों मैथड किए हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को 125 का टेबल तो नहीं आता, लेकिन हम लोग इस तरह से डिवीजन मेथड के थ्रू बहुत आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं कि 125 3000 आता है। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने 125 1 एंड 125 24 3000 लिख देना है कटिंग करके, ठीक है। पहले रफ वर्क में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, ताकि हमें एक दफ़ा कंफर्म हो जाए ना कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद जो है वो अच्छे मार्क्स गेन करना है, और हम उसको स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करके ही अच्छे मार्क्स पेपर में गेन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जब हमारे पास 24 इज इक्वल टू एक्स आ गया, इसका मतलब है ये हमारे पास वैल्यू आ गई, तो अब हम लोग ने यहाँ पर लिख देनी है फूड विल बी, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं विल बी, ठीक है। फूड विल बी सफिशेंट इफ 25 मैन ज्वाइन दैम इक्वल्स टू 24 डेज, कि कब तक वो फूड सफिशेंट होगा? अगर 25 मैन और उनको ज्वाइन करते हैं तो वो 24 डेज तक सफिशेंट होगा। पहले वो फूड 30 डेज तक चल रहा था, जब 25 मैन और आगे 125 मैन हो गए, अब वही फूड जो है वो 24 डेज चलेगा, ठीक है। तो देखिए ऊपर हमने एरो भी डाउन लगाया था कि डेज जो है वो कम हो जाएंगे, तो देखें 30 से कम हो गए 24 हो गए हैं, ठीक है। इसलिए हम एरो लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि हम लोग ने यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज़ करना है या इनडायरेक्ट। जस्ट वैल्यूज़ को देखकर आपको पता चल जाएगा कि जो एरो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है या डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो स्टेप्स हैं इनको लास्ट में फॉलो करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 हमें गिवन है, अ वाटर टैंक कैन बी एम्प्टीड इन 50 मिनट्स बाय 5 पंप। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक वाटर टैंक को एम्प्टीड का मतलब होता है खाली किया जाता है 50 मिनट में 5 पंप्स की हेल्प से। ठीक है, 5 पंप लगाए जाते हैं और 50 मिनट में एक वाटर टैंक जो है वो खाली हो जाता है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ़ वन पंप इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। अब वो कह रहे हैं अगर इन 5 में से एक पंप जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, यानी कि वहाँ से हट जाए, वो बंद हो जाए या उसका पाइप नीचे गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर उसमें से एक पंप हट जाए इन 5 पंप में से, तो अब उस टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा। अगर पहले 5 पंप है, एक पंप आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, हट गया है वहाँ से, तो 4 पंप रह जाएंगे। अब नंबर ऑफ पंप कम हो गए हैं तो इसका मतलब है कि उस टैंक वाटर टैंक को खाली होने में 50 से ज़्यादा मिनट लगेंगे। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज एक पंप वहाँ से हट गया है। ठीक है, तो अब 4 पंप रह गए हैं एक पंप हटने के बाद, तो 4 पंप की हेल्प से जो है वो वाटर टैंक जो है वो ज़्यादा टाइम में खाली होगा, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फाइंड करते हैं कि अगर एक पंप वहाँ से डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि हट जाता है, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, तो अब जो है उस वाटर टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो 2 कॉलम बनाएंगे वो 2 बनाएंगे, एक हम बनाएंगे मिनट्स का और एक बनाएंगे हम लोग पंप्स का। ठीक है, फिर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और 4 पंप में कितना टाइम लगेगा वो फाइंड कर लेते हैं। तो सुनिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोगों ने सोल्यूशन स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने लिख दिया मिनट्स और यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने पंप्स। पहले हमें 50 मिनट्स में 5 पंप जो 50 मिनट्स में वाटर टैंक को एम्प्टी करते हैं, खाली करते हैं। तो जब एक पंप वहाँ से डिसऑर्डर हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, तो 4 पंप रह गए। अब वो जो 4 पंप हैं वो कितने टाइम में उस वाटर टैंक को एम्प्टी करेंगे, खाली करेंगे, तो ये हमें वो टाइम नहीं पता, हमने फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पर एक्स लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम लोगों ने एरो देखने हैं कि यहाँ पर अगर हम दोनों जो वैल्यूज़ गिवन है उनको देखें, तो पहले हमारे पास 5 पंप थे, अब 4 हो गए हैं, तो नंबर ऑफ पंप्स क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। ठीक है, 5 थे तो 6 होते, 7 होते, 8 होते, वट एवर नंबर जो ग्रेटर देन 5 होता, तो हम कहते हैं अब हमारे जो नंबर है वो इंक्रीज हो गए, तो एरो ऊपर की तरफ जाता। क्योंकि ये 4 हो गया, नंबर ऑफ पंप्स कम हो गया, तो हमारा एरो कहाँ आएगा, डाउन, नीचे की तरफ आएगा कि वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मिनट्स पे कि जब 5 पंप थे तो 50 मिनट्स लगते थे, अब चूंकि पंप कम हो गए हैं, अब क्या होगा, वाटर टैंक को खाली होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। वो जो एक पंप की जो वैल्यू थी ना, जो मतलब जो उसको इनपुट दे रही थी अपना पानी को जल्दी खाली करने में टैंक से, अब वो हट गया वहाँ से। ठीक है, अब नंबर ऑफ पंप कम हो गया तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ज़्यादा टाइम लगेगा मतलब है अब हमारा एरो कहाँ की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ, कि 50 मिनट्स लग रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टाइम होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा उस वाटर टैंक को खाली होने में, तो हमारा जो मिनट्स वाला एरो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, आई होप आपको एरो की डायरेक्शन जो है वो समझ आ गई होगी। अब हमने वैल्यूज़ को लिखना है, तो लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारी एरो की टेल है एक्स पे, एक्स रेशो 50 आ जाएगा, डबल रेशो। अब इस साइड पे देखें तो एरो की टेल है 5 पे, तो 5 रेशो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को कनेक्ट कर लेना है, एंड मिडल की 2 वैल्यूज को कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम लोग को लिखना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम मीन्स के साइड की 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, डबल रेशो कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल्स में, और फिर मिडल की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, 50 और 5 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखें 5 5 सा 25 और ये जीरोस के साथ आ जाएगा। ठीक है, x मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू 250। x को सेपरेट करेंगे तो 4 जो है वो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 250 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, हमने इसकी कटिंग की ऊपर नीचे 2 के टेबल पे, तो 125 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। मतलब मजीद कटिंग नहीं हो सकती है, ये यहीं तक कटिंग हो सकती है। कटिंग नहीं हो सकती तो हम लोग रफर कॉलम में आए और हम लोगों ने इसको डिवाइड करना शुरू किया। 2 6 12, फिर 5 नीचे आया, 2 2 4, 5 में से 4 माइनस किया तो 1 रिमाइंडर बच रहा था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ऊपर टॉप पे एक पॉइंट यूज़ कर लिया। पॉइंट की वजह से हमारे पास क्या फ़ायदा होता है कि हम एक जीरो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आप सबको पता है, डेसिमल की वजह से हम एक जीरो ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक जीरो ऐड किया तो 10 बन गया, 2 5 10। अब देखिए डेसिमल लगाने की वजह से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसको एरो पॉइंट लगाने के बाद जो हमारे पास आंसर आ गया 62.5, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब हमने 125 को 2 पे डिवाइड किया है, क्योंकि कटिंग तो नहीं हो सकती ना, हमें पता है, तो इसी तरह से डिवाइड होना था इसने पॉइंट लगने के बाद। ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर आ गया 62.5, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट विल टेक इक्वल्स टू 62.5 मिनट। ठीक है, ये 8 लिखा हुआ है। अब देखिए पहले हमें 50 मिनट लग रहे थे टैंक को फिल होने में,
अब चूंकि हम लोगों ने यहाँ पर एक टैंक कम हो गया है, एक पंप कम हो गया, तो उसके हिसाब कितना टाइम लग रहा है इसको 62.5 मिनट। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मिनट जो है वो इंक्रीज हो गए हैं और नंबर ऑफ पंप जो है वो कम हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं। तो हमने यहाँ पर कौन सा प्रोपोर्शन यूज़ किया है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये जो एरो के साइन है स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है। मैंने बहुत ईजी मेथड से आपको बता रही हूँ ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होते रहे और आपको समझ आती रहे कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें गिवन है प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड बाय 75 वर्कर्स इन 40 डेज। के एक प्रोजेक्ट है वो 75 वर्कर्स ने कंप्लीट करना है 40 डेज में। ठीक है, बट प्रोजेक्ट मैनेजर ब्रॉट 15 मोर वर्कर्स आफ्टर 8 डेज। 8 दिनों के बाद जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर 15 और वर्कर्स को ले आता है, ऐड कर लेता है। ठीक है, अगर पहले 75 थे तो 8 डेज के बाद अब जो है वो 90 वर्कर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो कंप्लीट करा था प्रोजेक्ट वो तो 40 डेज में ही कंप्लीट होगा। अब जो उन्होंने नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज किए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले अगर वो प्रोजेक्ट 40 डेज में कंप्लीट होना था तो अब वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्यों जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, बंदे ज़्यादा आ गए हैं, तो अब काम जो है वो कम दिनों में कंप्लीट होगा। इन हाउ मेनी डेज विल बी रिमेनिंग वर्क बी फिनिश, कि जो बाकी काम है वो कितने डेज में कंप्लीट होगा। तो उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। जो हमने दो कॉलम बनाने हैं, एक हमने वर्कर का बनाना है और एक हमने डेज का बनाना है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने अपनी डायरेक्शन पुट करनी है कि हम लोगों ने हमारे एरो ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ आएंगे, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। और फिर हम लोगों ने इसके जो नंबर ऑफ डेज हैं, जितने डेज में वर्क कंप्लीट होगा वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देन जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन है। यहाँ पर हमने दो कॉलम बनाने हैं वर्कर्स एंड डेज के। हमने यहाँ लिखना है 75 वर्कर्स। अब डेज उनके पास रह गए हैं 32, क्योंकि टोटल जो थे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए डेज वो 40 थे। लेकिन जो नेक्स्ट टाइम जो प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो 15 मोर वर्कर ऐड किए तो वो 8 डेज के बाद किए। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम 40 में से 8 डेज माइनस करते हैं तो हमारे पास बच जाते हैं 32 डेज। ठीक है, आफ्टर 8 डेज लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में। तो इसका मतलब है अब 75 वर्कर्स हैं, उनके पास जो रिमेनिंग डेज हैं वो 32 हैं। तो आफ्टर 8 डेज जो है जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने 15 मोर वर्कर्स को हायर किया, बॉट किया। तो अब ये 15 जब हम 75 में 15 हमने ऐड किया तो ये बन गया 90। अब इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो 90 हो गए। अब वो पूछ रहे हैं कि अब उनके पास रिमेनिंग जो है वो 32 डेज है, उनमें से अब नंबर ऑफ वर्कर्स तो इंक्रीज हो गया, अब कितने डेज में वो काम कंप्लीट होगा। ठीक है, क्योंकि 75 वर्कर ऑलरेडी काम कर रहे थे और 8 दिनों के बाद उन्होंने 15 वर्कर्स और ऐड किए। तो 8 दिनों के बाद का मतलब है अब उनके पास जो है 32 डेज रह गए। ठीक है, 15 मोर वर्कर्स ऐड करने का मतलब अब 90 वर्कर्स हो गए, अब वर्कर्स बढ़ गए हैं। अब हमने बताना है कि वो 90 वर्कर्स कितने डेज में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया, अब हमने यहाँ पर एरो की बारी आती है तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स को देखना है कि पहले 75 थे और अब 90 हो गए, तो नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ गए हैं। तो हमारा एरो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, जब अगर वर्कर ज़्यादा हो गए हैं तो जो टाइम काम जो 32 डेज में होता था अब वो कम डेज में होगा। कितने कम डेज में होगा वो हमने फाइंड करना है। लेकिन अगर बंदे ज़्यादा हो जाए, वर्कर ज़्यादा हो जाए तो काम जो है वो कम दिनों में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज इसका मतलब क्या हो जाएंगे, कम होंगे। तो हमारा एरो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। एक एरो अपवर्ड जा रहा है, एक एरो डाउनवर्ड आ रहा है, इसका मतलब है ये हमारे पास इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, उसके बाद हमने सिंपल वैल्यूज को लिखना है एरो के डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो आप लोगों ने एरो की डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करना है। लिखना स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से 90, क्योंकि एरो की टेल 90 की तरफ है। 90/75 डबल रेशो 32/x। ठीक है, एरो की टेल 32 पे इस तरह से वैल्यूज़ को लिख देंगे। उसके बाद इनको कनेक्ट करेंगे 90 को x से एंड मिडल की 2 वैल्यूज़ को। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। फिर हमने नीचे वैल्यूज़ लिखनी है 90 मल्टीप्लाई बाय x, डबल रेशो इक्वल्स में कन्वर्ट हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 32। ठीक है, उसके बाद हम रफर कॉलम में आएंगे। हमने 75 और 32 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2400। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर नीचे लिख देना है 2400 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब चूंकि 90 यहाँ पर लेफ्ट साइड पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम लोगों ने एक्स की वैल्यू सेपरेट करनी है, तो 90 राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पर इसकी डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं या फिर हम लोग रफ वर्क में भी आके इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने 90 को बाहर लिखा, 2400 को हमने अंदर लिखा। कटिंग करनी है हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट की
पहले तो हम लोगों ने 92 ज़ा किया, फिर 96 ज़ा किया, फिर हम लोगों ने देखा तो रिमाइंडर बच रहा था 60। फिर हमने यहाँ पर एक पॉइंट यूज़ किया और फिर 96 ज़ा, और फिर अगर हम देखते जाएँ तो ये कहीं पर भी स्टॉप नहीं हो रहा, बार बार हमारे पास 60 रिमाइंडर बच रहा है और एक ज़ीरो ऐड करने के बाद 96 ज़ा पे कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो हमने आकर यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे कि 26.6, और चूंकि ये हमारे पास बढ़ता जा रहा है तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करके 7 कर दिया। आप चाहें तो इस आंसर को, फाइनल आंसर को भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 है। ठीक है, 6 जो है वो ग्रेटर है 5 से, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 27 बना देंगे। हम लिख देना x इक्वल टू 27। डेसिमल के जो राउंड वाला ऑप्शन है ना, जिसमें हम राउंड कर लेते हैं वैल्यूज़ को, फर्स्ट डेसिमल तक इस तरह से जो राउंड ऑफ करते थे वैल्यूज़ को, उस मेथड को फॉलो करते हुए हमने अपनी वैल्यू को राउंड ऑफ कर लेना है। अब हमारे पास आ गया 27। देखिए, पहले हमें था कि 32 डेज में कंप्लीट कर रहे थे 75 मैन काम, और अब चूंकि नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हो गए तो डेज कम हो गए हैं। ठीक है, तो 27, तो हमारा आंसर जो है वो आ गया 27। तो नीचे हम अपना आंसर लिख देंगे कि 90 वर्कर्स कंप्लीट वर्क इन इक्वल्स टू 27 डेज। ठीक है, बुक में आपका थोड़ा आंसर डिफरेंट है, लेकिन मेथड यही है, आप इसी मेथड को फॉलो करें। मे बी वहाँ पर बुक में आपके जो आंसर है वो मिस प्रिंट हो गया हो। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 27 डेज आएगा। बाकी मेथड आपने फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के साथ ही हमारे क्लास 6 की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 6.3 के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस किसी भी एक्सरसाइज से किसी भी क्वेश्चन को लर्न करना है तो उन सारी वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन ओपन करके वहाँ से उसको अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो काइंडली वीडियो को बैक करें और दोबारा से अंडरस्टैंड करें, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर मेरी वीडियो आज को आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।